ऐसा इक्वेशन आपको गिवन होगा, आपको स्केच बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसको पहचानना है, ये क्या है, ये क्या है, अरे भाई ये तो पैराबोला है, ये तो पैराबोला है, पहचान लिया। फिर आपने देखना है कौन सा पैराबोला है, फिर देखना है कौन सा पैराबोला है। सर वाई लीनियर है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बना होगा सर जी, नेगेटिव है डाउनवर्ड होगा, इतनी सी बात। तो मेरे बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई और यहां पर देखा वाई लीनियर है, वाई एक्सिस की और नेगेटिव साइड, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर अगर कोई लाइन बनानी पड़ी वो भी बना लेंगे, सीख लिया लाइन। अगर इसके साथ कोई सर्कल बनानी पड़ी वो भी बना लेंगे, सर्कल को भी सीखो। इस कर्व के नीचे वाला एरिया चाहिए विद एक्स एक्सिस, तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। अगर आपको ये शेडेड और ये अनशेडेड दोनों चाहिए तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना एरिया ले रहा है वो एरिया आ जाता है। लेकिन अगर आपको इतना एरिया चाहिए तो फिर क्या करना है यार, इस फंक्शन और इस फंक्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं एंड द चैप्टर नंबर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है ये, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है क्योंकि मैं जानता हूँ आपने इंटीग्रेशन परफेक्ट कर ली है। चैप्टर नंबर 7 आपका परफेक्ट है। मैं जानता हूं आपको पता है हाउ वी कैन इंटीग्रेट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, आई नो कि आपने उसको परफेक्ट कर लिया है। मैं जानता हूं आपको बाय पार्ट्स भी आता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, आई नो कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं जानता हूं आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी आता है इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे बच्चे, इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 8 और इसके बाद वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स के टर्म 2 में जितनी भी वेटेज है फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो भैया चैप्टर नंबर 7 कर लो। चैप्टर नंबर 7 9 मार्क्स का है, ये वाला चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 9 जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है वो आपका 5 मार्क्स का है। ये तीनों चैप्टर आपके 18 मार्क्स के हैं। अगर आप चाहते हो टर्म 2 में इन चैप्टर के पूरे 18 मार्क्स आप ले लो, उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, चैप्टर नंबर 7 को परफेक्ट करना है। जिस बच्चे का चैप्टर नंबर 7 परफेक्ट है ना, तो मैं उसको गारंटी दे रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं, 18 मार्क्स कंफर्म है। क्योंकि यार इस चैप्टर में कुछ खास करने वाला नहीं है। इन शॉर्ट, बहुत से बच्चों को डर लगता होगा इस चैप्टर से, बट मैं आपको बता दूं, आप मेरे लेक्चर्स को देखो, ठीक है। जो भी आज मैं आपको बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं वो सारा नोट करो, आपके लिए चैप्टर एकदम लड्डू चैप्टर बन जाएगा। आप बोलोगे सर इससे इजी चैप्टर हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन कंडीशन एक ही है, इंटीग्रेशन आनी चाहिए क्योंकि जब मैं यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहा होऊंगा तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो तो आपको ही करना है ना। अब कहीं पर इंटीग्रेशन आ गई साइन एक्स की या फिर इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब की, अब पता ही नहीं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो भाई आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन शॉर्ट यार इंटीग्रेशन आनी चाहिए, राइट। चलिए चैप्टर नंबर 8 में देखो हमें मेन क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, टॉप जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, हम इरेगुलर फिगर्स का एरिया निकाल रहे होते हैं। लाइक मैंने यहां पर यार कोई स्केच बना दिया, ठीक है, मैंने यहां पर कोई स्केच बना दिया इस तरह से। मैंने बोला यार इस डायग्राम का एरिया निकालो, ये जो बाउंडेड एरिया है इसका एरिया बताओ कितना है। तो आप यार यहां पर नोटिस करें इस फिगर का शेप क्या है, क्या ये रेक्टेंगल है? नो सर, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल होता तो इसका एरिया आप कैसे निकालते, लेंथ इनटू विड्थ। अगर ये स्क्वायर होता तो एरिया साइड स्क्वायर, रोम्बस, मतलब जो रेगुलर फिगर्स हैं जो आपने पढ़ रखी हैं 9th 10th 11th में, स्क्वायर, रोम्बस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सबके फॉर्मूले आपको आते हैं। लेकिन अगर इस टाइप की कोई इरेगुलर फिगर आ गई तो आप एरिया कैसे निकालते हो, तो भैया उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। तो मेन जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का यही है, इरेगुलर फिगर्स का हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में जो आपको ये डायग्राम या ये जो एरिया जिसका फाइंड करना हो, ये एरिया खुद ही क्रिएट करना आपको बस डिफरेंट कर्व्स का इक्वेशन पता होगा। उस इक्वेशन से आपने उन कर्व्स का स्केच बनाना है। जैसे आप स्केच बनाएंगे यहां पर आपको कुछ एरिया दिखेगा, समटाइम आपको रेगुलर फिगर्स भी दिखेंगी। लाइक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा तो जिसका फॉर्मूला बड़े मजे से आप लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में पूछा रहता है, टर्म 2 का जो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव में आपको पूछा रहेगा फाइंड एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। हो सकता है उसका एरिया बिना इंटीग्रेशन के ही निकल रहा हो, लेकिन आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। वहां पे ऐसे मत डायरेक्ट निकाल के आ जाइएगा कि सर मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर है तो मुझे साइड पता चल गई तो मैंने साइड स्क्वायर करके एरिया निकाल दिया। नो 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 नो, वहां पर 101% क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया अंडर दीज कर्व्स। तो इसलिए मेरे बच्चे डिफरेंट कर्व्स
उसका इक्वेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन कि यार ये इक्वेशन लिखा है तो क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, क्या ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ग्राफ है, मतलब इक्वेशन देख के यू मस्ट नो कि वो कौन सा स्केच बनेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, वो कैसा शेप लेगा। तो वो सारी बेसिक चीजें आज के लेक्चर में यहां पे मैं कवर करने वाला हूं, क्योंकि उसके बाद ही आपका ये चैप्टर चलेगा। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर सीखा है कोनिक सेक्शन, राइट? उसका बहुत बड़ा रोल है यहां पर। जैसे सर्कल, पता है सबको सर्कल कैसे बनाते हैं, यू नो, बट अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना वो इक्वेशन सर्कल का है। अगर कोई इक्वेशन पता है, ठीक है, हमें गिवन है कोई इक्वेशन, उसको देख के ये तो समझ में आना चाहिए ना ये पैराबोला है, एलिप्स है या स्ट्रेट लाइन है। तो सारी चीजें मैं यहां पर आज कवर करने वाला हूं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस ना करें, प्रॉपर इसके नोट्स बना लो। जितनी भी मैं चीजें यहां पे लिखने वाला हूं सारे नोट्स बना लो, क्योंकि बार बार जब मैं क्वेश्चंस करूंगा वहां पर मेरे को एक इक्वेशन गिवन होगी तो फटाक से मैं स्केच बना दूंगा और आपको वो तभी समझ में आएगा अगर आप आज के सारे नोट्स अपनी नोटबुक पे बना लेते हो। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक स्केच बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे क्लास 9th में 10th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, क्लास 11th में तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, वहां भी देखते हो। तो यहां पर हम बिल्कुल लाइन से शुरुआत करेंगे, एक एक कर्व्स को मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा। नंबर 1 क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन। सबको पता है लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, बट उसका इक्वेशन देख के फटाक से लाइन कैसे बनानी है वो सीखो। मेरे बच्चे आप सबको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर शॉर्टकट आप नहीं सीख पाते हो तो यार क्लास 10th में जो आप सीखते हो ना बॉक्स बनाना, ऐसे बॉक्स बनाना, फिर इसके मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, प्लॉट करो, ठीक है, उनको ज्वाइन करो, लाइन आ जाती है, ऐसे बनता है ग्राफ। लेकिन फिर भी कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आई हैव दिस लाइन, ध्यान से समझना, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। आपको बोला इसका ग्राफ बनाइए, जल्दी से बनाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे हमारे पास। तो भाई ग्राफ के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बार बार बनाना है, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम पूरा बार बार बनाना है, ठीक है। बना दिया, इसको देख के यहां पर लाइन बनानी है तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन नहीं बना पा रहे हो तो वो ऑप्शन तो है ही है यार, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता चलता यार बॉक्स बना के कर लिया करो, ठीक है, आराम से हो जाता है। अब ये बॉक्स में सॉल्यूशंस क्या लेने हैं, अपनी इच्छा से कोई भी सॉल्यूशन ले लो। तो इजीएस्ट क्या होते हैं कि एक बार आप 0 डालो x की जगह तो आपको y मिलेगा। देखो मैंने x की जगह 0 डाला, मेरे को y मिल रहा है, यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां से y निकालोगे तो 4 आ गया। दूसरा यहां पे यार y का वैल्यू 0 डाल दो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने y 0 डाला तो x का वैल्यू मेरे को 3 मिल गया। तो मेरे पास यहां पे 2 पॉइंट्स आ गए, 0,4 और दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 3,0। तो जब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए तो मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए एक लाइन को बनाने के लिए। तो 0,4 यहां प्लॉट कीजिए, 3, ज्वाइन कीजिए, ग्राफ बन गया। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट इसको देख के ग्राफ बनाना चाहते हो, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दो। मॉडिफिकेशन क्या करनी है, आपने क्लास 11th में इस लाइन का एक फॉर्म पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको उस फॉर्म में लिख दो, इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होती है, ये होती है, मैं यहां लिख देता हूं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। कोई भी लाइन है उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, x के डिवाइड में और जो y के डिवाइड में नंबर आता है दे आर इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। तो देखो यार इस इक्वेशन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने यहां से 12 हटाना है क्योंकि यहां मेरे को 1 चाहिए, तो यहां से मैंने 12 हटाया और 4x और 3y के डिवाइड में ले गया, कुछ कैंसिल वैंसिल होएगा थोड़ा बहुत। तो आपको पता है यार x के डिवाइड में 3 बचने वाला है और y के डिवाइड में 4 बचने वाला, दैट्स ऑल। देखो एक ही स्टेप किया मैंने, कोई बॉक्स नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। यहां मैंने 1 मेंटेन करना है, x y के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, एवरीथिंग। तो जैसे ही आपने किसी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इसके डिवाइड में x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट यानी 3 यूनिट पे लाइन कट कर रही है x एक्सिस को। तो यहां पर आ गया 1 2 3, ये भाई पहला पॉइंट हो गया आपका 3,0।
और दूसरा पॉइंट जो y के नीचे दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, 4 यूनिट पे y एक्सिस को कट कर रही, 1 2 3 4, यहां पर आ गया दूसरा पॉइंट b एंड इट इज 0,4। जैसे 2 पॉइंट आपने मार्क किए, स्केल आपके पास होगा, फटाक से लाइन बना दो, लो भाई लाइन बना दी, दैट्स ऑल। अब इसके साथ कोई दूसरा भी कर्व बनाना होगा वो अलग बात है, बट ये सारे बेसिक कर्व आप सीख लो। ऑप्शन अब आपके पास है, बॉक्स बना के कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, लाइन बन जाएगी। बाकी इसके बाद कुछ बेसिक्स लाइंस होती हैं, यू मस्ट नो। जैसे मैंने लिखा x = 3, ये कौन सी लाइन है, इसका कभी कोई बॉक्स नहीं बनाना, कभी कुछ भी सोल्यूशन नहीं चाहिए। x = 3 खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं कौन सी लाइन हूं। x = 3, 1 2 3 लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x = 3। जितना भी x का वैल्यू है उतने यूनिट आप चले जाइए पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, और बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए y एक्सिस के ऊपर। तो x = 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कल को आ जाता है y = 4, तो कौन सी लाइन है ये, y = 4? सर 4 पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे बना दीजिए। तो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इसमें भी सिंगल वेरिएबल था, इसमें भी सिंगल वेरिएबल था। आई होप इसका इतना बेसिक आपको पता होगा, बट फिर भी मैं इस लेक्चर में सब कुछ सिखा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर 8 में यार फुल मार्क्स इसके लेने 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा हमने लेने ग्राफ हमने सारे सीख लेने, ठीक है। तो देखिए यहां पर इतना सफिशिएंट है नॉलेज लाइन का, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं पता चले कि सर लाइन का ग्राफ बन ही नहीं रहा, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, बॉक्स बनाना। आपको बॉक्स बनाना है, मिनिमम 2 पॉइंट लगाओ। मैंने यहां पर x को 0 डाला और y निकाला। अब जरूरी नहीं x को 0 डालना है, आपकी इच्छा है भाई, आप जो मर्जी पॉइंट लो, x आप 5 ले लो, यहां पर y निकलेगा, बट ऐसे पॉइंट लो जो डिवाइड हो जाए ना, फ्रैक्शंस वगैरह डिवाइड करें आप। तो मिनिमम 2 पॉइंट ढूंढो, प्लॉट करो, लाइन बनाओ, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइन, सफिशिएंट है इतना फॉर चैप्टर 8। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2, दैट इज सर्कल। कोनिक सेक्शन में खूब डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सर्कल का जो बेसिक जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो, अगर किसी सर्कल का आपको सेंटर पता चल जाए, लेट दिस इज अल्फा बीटा, और इसका आपको रेडियस पता चल जाए, लेट इट बी आर, तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? इट इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। x और y दोनों टर्म आपकी क्वाड्रेटिक होंगी। चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूं, उसमें इतने हैवी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे सर्कल के, इसी टाइप की कोई इक्वेशन मिलेगी। इसका एक स्पेसिफिक केस भी आप देख सकते हैं कि कल को अगर सेंटर पता चले, आप ओरिजिन पे बैठा है, ठीक है, सेंटर आपका ओरिजिन पे आ गया, यानी अल्फा बीटा दोनों 0 0 हो गए, तो ये वाला इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा? अल्फा 0 बीटा 0 कर देंगे आप, तो कैसे लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्म्स आप याद रखिए, 1 and 2, दैट्स ऑल। इतना सफिशिएंट है फॉर चैप्टर 8, और एक्स्ट्रा कुछ भी सर्कल को देखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट की फॉर्म होती है, डायमीटर फॉर्म से भी हम इक्वेशन बनाते हैं, बट आपको चैप्टर 8 में इक्वेशंस गिवन होंगी, तभी तो स्केच बनेगा ना। इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, आपने बस ग्राफ बनाना है। तो आपको पहचानना है ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये लाइन नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, ये एलिप्स नहीं है, ये कौन है? सर्कल है। पहचान करनी है। ऐसा समझो कि आपका कोई फ्रेंड बन गया नया, तो पहचान तो करना है ना, ये मेरा फ्रेंड है रामू, इसका नाम है रामू। अभी बोलोगे रामू को कुछ और नाम दे दोगे, वो थोड़ी बात बनेगी। जो रामू है तो वो तो रामू है, ये सर्कल है तो सर्कल है, इट इज नॉट अ पैराबोला। पहचान तो आपको ही करनी है भाई, समझ आ गया? चलिए अब इसकी एग्जाम्पल देखो। आपको ऐसा लिखा रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपने समझ आना है ये क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। और इसका सेंटर कहां पर है? सर जी ये तो ओरिजिन पे है, x और y में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, ये सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। फिर आपने इसका देखना है रेडियस कितना है। सर यहां पे 9 लिखा है, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना है? 3 यूनिट। तो सर्कल के इक्वेशन से आपको दो चीजें ढूंढ लेनी है, एक सेंटर और एक इसका रेडियस। तो मेरे बच्चे जैसे ही आपको सर्कल का सेंटर रेडियस पता चल गया, तो आप देखें सेंटर इसका ओरिजिन पे है, यहां रखेंगे कंपास, 3 यूनिट इसको ओपन करेंगे और एक सर्कल बना देंगे।
दैट्स ऑल। ठीक है, ये फ्री हैंड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में यार कंपास और पेंसिल को फिट करके लेके जाइए आप। ठीक है, यहां डायमेंशंस लगा लो, 3 यूनिट ओपन किया और लगा दिया सर्कल, तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है ना, कई बार सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो हो सकता है एरिया भी आप गलत निकाल दें, तो कंपास का यूज करें, राइट, कंपास स्केल लेके जाए। तो ये हो गया इसका बेसिक एक एग्जाम्पल छोटा सा। अब मैं यहां पर सेंटर और रेडियस के ना फॉर्मूले भी लिख देता हूं। कई बार सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन होगा कि आप इस फॉर्म में उसको नहीं बना पाए, तो मैं यहां पर सेंटर और रेडियस के फॉर्मूले लिख देता हूं, उनको याद रखो, नोट रख कर लो उसको। ठीक है, तो वो बहुत काम आएंगे आपके। किसी भी सर्कल का सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। बट ये फॉर्मूला आप कब यूज करें, जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में गिवन है। देखें इधर, लाइक x² + y² + 2gx + 2gx + 2fy + c = 0। ये जो है ना x - अल्फा का होल स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर = r²। जब सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा ना, तो आप ऐसे चुटकी बजा के सेंटर को लिख रहे होंगे, क्योंकि x में से जो माइनस हो रहा है और y में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसमें फॉर्मूला भी कुछ सोचने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसी को अगर होल स्क्वायर ओपन करके दे दिया जाए, पूरा एक्सपैंड फॉर्म में दे दिया जाए, तो सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो भाई सेंटर इस फॉर्मूले से फटाक से निकाल लेने, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज आपके पास यहां पर है 5x² + 5y² + 3x - 4y - 8 = 0। ये सर्कल का ही इक्वेशन है। x² और y² के जो कोफिशिएंट है दोनों सेम है, ये सर्कल का ही इक्वेशन है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो ये एलिप्स या हाइपरबोला हो सकता है, फिलहाल ये सर्कल ही है। तो इस पे आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। बट ये फॉर्मूला लगाने से पहले याद रखें x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, इट शुड बी 1 तो यहां से आपको 5 को हटाना है, तो हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दीजिए। मेरे बच्चे यहां पर आ गया इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, दैट्स ऑल। तो हमने सर्कल को इस फॉर्म में बना लिया है। अब आप सेंटर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला बच्चे सेंटर का, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन में देखना है। ठीक है, तो वो है 3/5। फिर -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, सर जी -4/5, दैट्स ऑल। तो ये वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आने वाले हैं, -3/10 एंड ये कैंसिल हो गया, इट इज 2/5। तो ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं आप, जहां रफली आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है। इट इज 0.3 नेगेटिव, तो x आपका आ गया नेगेटिव में लगभग यहां पर, और y आ रहा है पॉजिटिव हल्का से, यहां पर इसका सेंटर बैठेगा। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर बैठेगा। फिर कितना कंपास को ओपन करना है, कितना यूनिट ओपन करना है, वो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं रेडियस निकालने का फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। किसी सर्कल का जो रेडियस क्या होता है, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं का स्क्वायर सम लिखो पहले, माइनस को हटा सकते हो क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर ही होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, इन्हीं का स्क्वायर सम जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए, यानी ये जो दो नंबर आए इन्हीं का स्क्वायर सम करना है, माइनस क्या करना है कांस्टेंट टर्म, माइनस क्या करना है कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, और ये सारी चीजें रूट के अंदर है। अब ये कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, ये वाली जो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बनाई, इसकी ये वाली टर्म को माइनस करना है। तो ये -8/5 है, यहां +8/5 होगा, और यहां पर ये दो नंबर आ जाएंगे, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 के लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सेंटर रेडियस ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसका पर्टिकुलर केस जब सेंटर ओरिजिन पे चला जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो जहां तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं हो पा रहा ये फॉर्मूला लगा के सेंटर निकाल लो, और ये फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालो। आपको सेंटर और रेडियस ही चाहिए होता है जब आपको सर्कल बनाना है। इक्वेशन आपको 101% गिवन होगा, राइट।
तो दिस इज अबाउट सर्कल। तो दो कर्व्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन एंड नंबर 2 सर्कल। तो अब हम बात करेंगे पैराबोला की। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अगर आपको कहीं से भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसी कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर करवाने की, ठीक है। एक सजेशन और है मेरी तरफ से, इस चैप्टर को और ज्यादा परफेक्ट करना चाहते हो तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11th आई थिंक कोनिक सेक्शन, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। सारे स्केच मैं वही बता रहा हूं, तो क्लास 11th का कोनिक सेक्शन जरूर रिवाइज करें। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीथिंग देयर। तो बेसिक्स जो इक्वेशंस हैं, उनके जो ग्राफ हैं, वहां से भी आप सीख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैराबोला की तरफ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपको 4 बेसिक पैराबोला सीखने हैं, ठीक है। चारों में एक साथ बताने वाला हूं। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं और आपको याद रखना है ये इक्वेशन पैराबोला का है। मेरे बच्चे लिखा मैंने y² 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। इन सभी पैराबोला का जो मैं लिख रहा हूं, ये वर्टेक्स इनका ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। तो y² 4x फर्स्ट वन। सेकंड आई एम राइटिंग y² -4x। देखने में देखो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। यहां x का कोफिशिएंट मैंने पॉजिटिव रखा है, यहां पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसमें y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है। इसमें भी सेम है, y क्वाड्रेटिक x लीनियर है। सर्कल में देखा आपने y और x दोनों क्वाड्रेटिक हो रहे थे, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला x² = 4ay और फोर्थ वाला x² = -4ay, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है। यहां पर भी सेम, लेकिन यहां y आपका नेगेटिव आ गया। ये 4 बेसिक इक्वेशंस आपको याद करनी है और आपको ये भी याद रखना है ये पैराबोला है। कोई बोले ये क्या है, आपने बोलना है सर ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसको सर्कल मत बोल देना, इसको स्ट्रेट लाइन मत बोल देना, इसको एलिप्स मत बोल देना। तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो दीज आर ऑल पैराबोलास। अब आपको इनकी शेप याद रखनी है, ठीक है। शेप कैसे याद रखनी है मेरे बच्चे, यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद यार आप ये वाला चैप्टर खुद से भी निपटा जाओगे, क्योंकि सारी बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर भी बताने वाला हूं, देखते जाइए, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने सबके लिए यहां पे बना दिया है, डन। तो मैंने क्या बताया, जितने भी ये पैराबोलास हैं, सबका जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, ओरिजिन पे है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये दोनों जो पैराबोलास हैं, इनमें नोटिस करें x लीनियर है, यानी जो x वाली टर्म है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल टाइप है। देखो x की पावर 1, यहां भी x की पावर 1। तो जब आपको दिखे पैराबोला पहचान लिया और आपने फिर देखना है कौन है लीनियर। मैं लीनियर से समझाता हूं, क्वाड्रेटिक और लीनियर में मैं लीनियर को पकड़ता हूं। आपने देखा x लीनियर है, x लीनियर है तो ये दोनों पैराबोलास x एक्सिस पे बने हुए हैं। x लीनियर है, ये दोनों पैराबोलास x एक्सिस पे बने हुए हैं। बोले तो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, ऐसे याद रखना। जो लीनियर है उसी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। x लीनियर है, x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। सर इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है भाई ये इस तरह से बने हुए, ये इस तरह से है और इसका फेस टर्न कर देना है। जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका फेस लेफ्ट साइड कर देना है, ओपन लेफ्ट साइड। जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका फेस राइट पॉजिटिव साइड कर देना है, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड या x एक्सिस के नेगेटिव साइड। दैट्स ऑल। ये है इनका बेसिक ग्राफ, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। कहीं पर भी पैराबोला जिस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, इस टाइम पे ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, दोनों पैराबोलास, ये भी और ये भी, ठीक है। तो जिस लाइन के अलोंग वो सिमेट्रिकल होते हैं और यानी जिन उस पैराबोला की जो एक्सिस होती है, इसको एक्सिस बोलते हैं, जिस पैराबोला की जो एक्सिस होती है और पैराबोला जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं वो उसका वर्टेक्स होता है। पैराबोला और उसकी एक्सिस
जहां पे मिल रहे होते हैं वो उसका वर्टेक्स होता है। तो हम कौन से पैराबोलास कर रहे हैं? जिनका वर्टेक्स कहां है? ओरिजिन पे है। ये वर्टेक्स को शिफ्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल क्लास मतलब टर्म 2 के लिए एनसीईआरटी करना है और सिंपल कर्व्स ही हमारे सिलेबस में है, तो यही पैराबोलास का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। शिफ्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको यहां पर अभी बता दूंगा, बट पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये दोनों आप समझ गए। एक्स लीनियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग बना देना है, ठीक है। ओपन राइट, ओपन लेफ्ट, प्लस माइनस को देखना है। अब ये दोनों पैराबोलास देखो, दोनों पैराबोलास देखो। अब आप समझ गए कैसे बनेंगे। कौन है लीनियर यहां पर? सर वाई। कौन है लीनियर? वाई। यहां कौन है लीनियर? वाई। दोनों वाई के वाई लीनियर है दोनों में, तो किसके अलोंग बनेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग बनेंगे। किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग बनेंगे। तो यहां पर y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, यहां है y का कोफिशिएंट नेगेटिव। तो समझ गए होंगे, एक बनेगा ओपन अपवर्ड, एक बनेगा ओपन डाउनवर्ड। तो बच्चे ये पॉजिटिव वाला ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे बनेगा। दैट्स ऑल। आई होप इन्हें याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही होगा। इन सब पे आप एक एक एग्जाम्पल ले लो, सब पे एक एक एग्जाम्पल ले लो। देखो, लेट अस सपोज आपको कहीं लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पहचानो इन चारों में से ये कौन सा है? ये जो चार मैंने लिखे हैं इसमें से ये कौन सा है? सर जी पहला वाला। तो जैसे ही आपने इसको देखा और पहचान लिया ये पैराबोला है, तो फटाक से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई। सर एक्स लीनियर है, ओपन राइट, पॉजिटिव साइड। दैट्स ऑल। बस इतना सा स्केच बनाना, और ये फ्री हैंड से बनाना, इसमें कोई कंपास जरूरत नहीं है, फ्री हैंड से बनाना आपको। जैसे आपने कहीं पर देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 या फिर -5y लिख लेता हूं, ऐसा इक्वेशन आपको गिवन होगा, आपको स्केच बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसको पहचानना है, ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई ये तो पैराबोला है, ये तो पैराबोला है। पहचान लिया, फिर आपने देखना है कौन सा पैराबोला है, फिर देखना है कौन सा पैराबोला है। सर वाई लीनियर है, वाई लीनियर है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बना होगा। सर जी नेगेटिव है, डाउनवर्ड होगा। इतनी सी बात है। तो मेरे बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई और यहां पर देखा वाई लीनियर है, वाई एक्सिस के और नेगेटिव साइड। दैट्स ऑल। अब इसके अंदर अगर कोई लाइन बनानी पड़ी वो भी बना लेंगे, सीख लिया लाइन। अगर इसके साथ कोई सर्कल बनानी पड़ी वो भी बना लेंगे, सर्कल को भी सीख लिया। दैट्स ऑल। तो दीज आर द 4 बेसिक पैराबोलास। स्टैंडर्ड फॉर्म, सबका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, कुछ मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया। डन। चलिए अब हम इसका वर्टेक्स को शिफ्ट करते हैं कि कल को कोई ऐसा पैराबोला आ जाए जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो। सर उनका इक्वेशन कैसा होता है? मेरे बच्चे उनका इक्वेशन भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही होता है, कोई बदलाव नहीं है शेप में, शेप सब सेम होती हैं, सिर्फ आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है। देखो कैसे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आई एम राइटिंग हेयर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a x माइनस अल्फा। ये जो 4a है ये पैराबोला का लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, फोकस क्या है, लेटस रेक्टम क्या होता है, तो इसलिए बता रहा हूं यार, कोनिक सेक्शन चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो ये क्या है, देखो ध्यान से। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो देख के डर नहीं जाना, अरे भाई ये पैराबोला ही लिखा है। कौन सा पैराबोला है? अभी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला और ये पैराबोला दोनों एक ही पैराबोला है, सेम पैराबोला से, ठीक है। बट इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जैसे अभी बनाया हमने, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है और वो अल्फा बीटा पे है। अल्फा बीटा क्या है? देखो, x में से जो माइनस हो रहा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा अल्फा है, जो y में से माइनस हो रहा है बीटा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा वर्टेक्स का। जैसे सर्कल में होता है वैसे यहां पर है। तो ये वर्टेक्स है इस पैराबोला का। अल्फा बीटा हर बच्चा निकाल ही लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से चला जाएगा, जहां एक इसमें कोई जीरो हो गया, एक की कुछ वैल्यू है न्यूमेरिकल प्लस में या माइनस में, उस हिसाब से आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे बच्चे देखो, आपने कहीं लिखा y माइनस 3 का होल स्क्वायर 5x माइनस 6। देखो इसको ध्यान से, x वाला लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला पहचान लिया। सर x एक्सिस के अलोंग बना होगा,
बिल्कुल एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेकिन इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, लेकिन अब इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जिसको मैं बोल रहा हूं जिसके सिमेट्रिकल है वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आप पहचानें कि इसका वर्टेक्स क्या है। सर एक्स में से क्या माइनस हो रहा है, 6, तो पहला कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 6 आएगा। वाई में से क्या माइनस हो रहा है सर जी 3, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 3 आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, इस पॉइंट को पहले प्लॉट करो। 6 3 कहां पर होगा सर, 1 2 3 4 5 6 और 3 सर 1 2 3 यहां पर होगा। तो वर्टेक्स पैराबोला का यहां पर है। फिर आपने पहचान तो लिया था कौन सा पैराबोला है सर, ये ओपन राइट है। कौन सा है, ओपन राइट। तो यार ये पैराबोला बनेगा, दैट्स ऑल। तो पहले जो आपका पैराबोला था उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, तो उसकी शेप हमेशा यहां पर बनेगी। ओपन लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसका वर्टेक्स अगर शिफ्ट हो जाए तो शेप को चेंज मत करना। देखो अगर ये ओपन राइट है तो ये भी ओपन राइट ही बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड बनाना, शेप चेंज नहीं होगी कि टेढ़ा मेढ़ा बना दो, शेप ऐसी रहती है, बस आपका ये वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर वर्टेक्स चला गया था 6,3 पॉइंट पर, दैट्स ऑल। तो आई होप अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई इस पैराबोला के लिए, तो सबके लिए सेम स्टोरी है। डाउनवर्ड अपवर्ड की पहचान रखनी है जो मैंने आपको अभी बता दी, राइट। तो दिस इज अबाउट पैराबोला, इतना सफिशिएंट है। बाकी छोटी छोटी टर्म्स के लिए कोनिक सेक्शन चैप्टर को एक बार आपने रिवाइज जरूर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर्व दैट इज एलिप्स, वो बहुत सिंपल है। पैराबोला में 4 हैं, उसमें 2 ही केस बनेंगे। 2 तरह की एलिप्स आप सीखते हो क्लास 12th में। तो यहां पर वो दोनों इक्वेशंस मैं बताने वाला हूं आपको, ध्यान से देखो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। एलिप्स, ठीक है, इनका जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 2 एलिप्स है। देखो सर्कल पढ़ा आपने, सर्कल पढ़ा। सर्कल इज लाइक दिस, एकदम सिमेट्रिकल गोल होता है, ठीक है। तो जब सर्कल को लाइक आप ऐसे पिचका दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे से थोड़ा पिचका दो, तो सर्कल ऐसे हो जाएगी, एग शेप, दैट इज कॉल्ड एलिप्स। अगर सर्कल को लेफ्ट टू राइट पिचका दो तो सर्कल ऐसे हो जाएगी, यानी अंडा आपने ऐसे पकड़ा हुआ है लाइक दिस, तो दिस इज अगेन एलिप्स। बस यही 2 केस आपको समझने हैं। देखो अब यहां पे सबसे पहला इक्वेशन है इसका, 2 आपने पढ़नी। पहला है इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन है। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये सर्कल तो नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, सर्कल के केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो ये एलिप्स है, ठीक है। तो एक आपको ये मिलेगा, दूसरा एलिप्स मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 तरह के एलिप्स। अब इसमें कंडीशन याद रखिएगा, इसमें दोनों में मतलब मैंने रखा है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। यहां ये नंबर बहुत मैटर करते हैं। x के डिवाइड में मैंने जो नंबर लिखा है a स्क्वायर, इसमें जो a आ रहा है वो इस नंबर से बड़ा है, तो यानी इस टाइम पे एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा है। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। इसमें उल्टा हो गया, यहां पर वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो a को मैंने फिक्स कर दिया, दैट इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखो बड़ा नंबर मैंने वाई स्क्वायर के नीचे रख दिया। तो इसी पे डिपेंड करेगा, इसी से आप पहचान पाओगे आपको कौन सा एलिप्स बनाना है, अलोंग एक्स एक्सिस बनाना है या अलोंग वाई एक्सिस बनाना है, वो आप इसी नंबर से पहचान पाओगे। अगर x के नीचे बड़ा नंबर आया, x का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, तो भाई आपका एलिप्स बनता है अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज लाइक दिस। और ये एलिप्स जो मैंने ली हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनका सेंटर मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ है। याद रखिएगा, x के नीचे बड़ा नंबर है, एलिप्स ऐसे बनेगी, और ओरिजिन से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये वही नंबर होता है। बड़ा वाला डिस्टेंस इज a, दैट्स ऑल, बड़ा वाला डिस्टेंस इज a। तो यहां पर ये डिस्टेंस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a, 0, क्लियर। और जो छोटा वाला डिस्टेंस है जिसको आप माइनर एक्सिस बोलते हो, ये छोटी छोटी टर्म्स में बोल रहा हूं, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, इसमें भी लेटेस्ट एक्टम होता है चैप्टर कोनिक सेक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, वो रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास b पॉइंट आ गया, इट इज 0, b, दैट्स ऑल।
इसको याद रखना है, शेप याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसकी एग्जाम्पल देखो। लेट अस सपोज आपको एग्जाम में या क्वेश्चन जो आ रखा है वो है लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब पहचानना तो आपको है ना ये एलिप्स है, सर्कल है या स्ट्रेट लाइन, क्या है ये एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है सर? अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस है। एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पर जो ए का वैल्यू है वो 5 है और बी का वैल्यू आपका 4 है। तो इसका फटाक से आपने ऐसे ग्राफ बना देना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये 5 यूनिट होगा, दिस इज 5,0, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका 4 यूनिट होगा, इट इज 0,4। ये पॉइंट मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनको लिखना ही लिखना है आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो ये डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए, ए कहां है, बी कहां है, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं। एक्स के नीचे छोटा नंबर, वाई के नीचे बड़ा नंबर। तो भाई ये वाला एलिप्स है यहां पर, दिस वन, ठीक है। पहले एलिप्स बनाया करो, अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे पहले एलिप्स बनाया करो, बाद में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया करो, आराम से बन जाती है अच्छी सी एलिप्स। बना दी हमने। अब यहां पर जो बड़ा डिस्टेंस है वो हमेशा ए ही है, वो हमेशा ए ही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब हैं 0a, और जो छोटा डिस्टेंस है वो हमेशा b ही है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका बन गया है b, 0। एग्जाम्पल देखो इसकी। लेट अस सपोज यू हैव एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25। हल्का सा ही चेंज किया मैंने, एक्स के नीचे छोटा नंबर कर दिया, वाई के नीचे चलो नंबर कोई और लेता हूं। लेट अस सपोज मैंने यहां 9 कर दिया, यहां पे 16 कर दिया। तो एक्स के नीचे छोटा, वाई के नीचे बड़ा नंबर। जो बड़ा नंबर है वो हमेशा a का वैल्यू मानते हैं हम, तो यहां पर 4 आ गया। जो x के नीचे छोटा नंबर है वो आपका आ गया 3। तो a इज 4 एंड b इज 3, ठीक है। अगर इसका स्केच बनाना है तो आपने पहले पहचान लिया सर y के नीचे बड़ा नंबर है तो ये अलोंग y एक्सिस बनी होगी, तो आपने फटाक से ऐसे एलिप्स बना देना है। बना दिया एलिप्स, फिर उसके बाद x एक्सिस y एक्सिस को आप ड्रॉ कर सकते हो। कर दिया, सेंटर इस एलिप्स का ओरिजिन पे है। फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होगा? देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं, हाँ ओरिजिन पे होगा, लेकिन ये सेंटर बाई शिफ्ट भी हो सकता है। ये सेंटर शिफ्ट भी हो सकता है, वो शिफ्टिंग भी मैं आपको अभी सिखा देता हूं, डोंट वरी। देखो तो यहां पर आपके पास आ गया सेंटर ओरिजिन पे। यहां पर जो बड़ा डिस्टेंस है वो 4 है, यानी ये बड़ा डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस बोलेंगे इसको, ये बड़ा डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर जी? 0,4। ये वाला डिस्टेंस जो छोटा डिस्टेंस है दिस इज b एंड इट इज 3, इट इज 3,0। दैट्स ऑल। तो जितना मैंने ये बता दिया ना दोनों एलिप्स एक एक एग्जाम्पल के साथ, इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। बाकी इसका एरिया जब निकालना हमें पूछा जाएगा, इसका शॉर्टकट भी होता है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, यू डोंट वरी, राइट। तो दिस इज अबाउट एलिप्स। तो कितने बता दिए मैंने? स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 सर्कल, नंबर 3 पैराबोला, नंबर 4 एलिप्स। दीज आर द बेसिक्स। अब इसके बाद कुछ और भी ग्राफ होते हैं, लाइक कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो यू मस्ट नो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबके ग्राफ आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर लॉग एक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन आ गया तो उनके भी ग्राफ आने चाहिए। तो भाई इनके ग्राफ अभी हम देख लेते हैं। लेक्चर बेशक लेंथी हो जाए बट सारे नोट्स अच्छे से बना लो, सारे नोट्स अच्छे से बना लो, क्योंकि यही लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 8 करवाएगा। तो देखिए अभी मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ग्राफ बताने वाला हूं। साइन कॉस का बता देता हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से साइन कॉस के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। टैन कॉट के जो है वैसे ही वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं, बट क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द लिमिट ही ग्राफ बनाना होता है। बट साइन कॉस के यू मस्ट नो मेरे प्यारे बच्चे, कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो स्केच बनेगा वो किसी पैराबोला के साथ या किसी सर्कल के साथ या किसी लाइन के साथ, है ना, एरिया बाउंड कर रहा होगा। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जो कि बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चे। यू नो द साइन एक्स का ग्राफ 0 से उठता है ऐसे घूमता हुआ, फिर 0 हो जाता है पाई पे। तो ये जो इसने पीक पकड़ी है ये पाई/2 के सामने पकड़ता है और इसकी जो हाइट है यहां 1 तक जाती है। एक लूप बन गया। फिर दूसरा, जैसे पाई को क्रॉस करता है नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, 2 क्वाड्रेंट ये नेगेटिव रहता है, तो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो -1 होता है और यहां पर वो होता है आपका 3π/2 के सामने, और 0 वापिस हो जाता है 2π पे। ये जो आपको वेव दिख रही है ये एक पूरे सर्कल की वेव है, 4 क्वाड्रेंट इसमें कवर हो रहे हैं, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस वेव को आप याद रखिए, 0 to 2 पाई के बीच में मैंने ये वेव बना दी। तो ये 360 की वेव आप आगे भी चला दो, सेम चलता है। तो ये बेसिक ग्राफ आपको साइन का याद रखना है, ठीक है। पीछे भी रिवर्स ऐसे ही चलाना आपको। तो फिर आपको थोड़ी एनसीईआरटी तो यार पढ़नी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ को देखने के लिए। बेसिक ही चाहिए, क्वेश्चंस नहीं करने उस पर, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसकी शेप कैसे होती है। नाउ द कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो 0 पे है 1 वैल्यू होता है। तो यहां से 1 से आता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे इसका बन जाता है, लाइक दिस, दैट्स ऑल। यहां पर हाइट इसकी 1 है, 0 पे 90 पे आके 0 हो जाता है, फिर 90 के बाद पाई पे आके ये -1 हो जाता है, फिर उसके बाद फिर 0 हो जाता है 3 पाई बाई 2 पे, फिर ये 2 पाई पे अपनी हाइट पकड़ लेता है और 1 तक जाता है, दैट्स ऑल। ये जो वेव मैंने बनाई 0 to 2 पाई, दिस इज फॉर कॉस। ऐसी वेव आप वापिस बनाते जाओ, पीछे भी बनाते जाओ ऐसी वेव, दैट्स ऑल। तो ये दोनों ग्राफ आपके साइन कॉस के आगे, टैन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के, चारों ग्राफ मेरे बच्चे एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th उसको देख लेना और बेसिक ग्राफ को ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। सभी नोट्स बन जाएंगे। तो अभी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ साइन कॉस के ही क्वेश्चन है, टैन कॉट के आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बाकी सभी ग्राफ भी आपको सीखने पड़ेंगे, तो वो आपका काम है एनसीईआरटी से उसको कर लेना। अब बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। बेसिक उनका जो ग्राफ है यू मस्ट नो, ठीक है। तो पहले बना देता हूं e का पावर x का ग्राफ। मेरे बच्चे e का पावर x का ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके साथ y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ भी बना देंगे। लॉग एक्स कौन सा, नेचुरल लॉग का बनाएंगे, ठीक है। इसका बेस आपका e रखा हुआ है। यहां पर आपको पता होना चाहिए e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसका वैल्यू 2.7 होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी x का जो यहां बेस बना हुआ है ये ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो उसका ग्राफ आपका बनता है यहां से ऐसे, लाइक दिस। ये पॉइंट आपका होता है 0,1। ये ग्राफ याद रखिए, दिस इज अ ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू e का पावर x। ये वाला शेप ऐसे भी बन जाता है, लाइक दिस। जब ये जो नंबर है ना e, ये 1 से छोटा होगा, ठीक है। फिलहाल ये 1 से बड़ा है, तो आप e का पावर x का ग्राफ आप बेसिक याद रखें, लाइक दिस। e का पावर x, 2 का पावर x, सबका शेप ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पीछे जा रहा है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे चलता 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 ये ऊपर ऐसे चलता जाता है। बस आपको ये शेप याद रखनी, ठीक है। उसका log x जिसका बेस हमने e रखा है, इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। ये भी यहां पे x एक्सिस पे 1 यूनिट पे कट करता है, ठीक है। x एक्सिस को यहां 1 यूनिट पे कट करता है, ये y एक्सिस को कट करता है। इसका ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे फिर पीछे मिनिमम होता जाएगा। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। इस एरिया में ये नहीं आएगा क्योंकि इसका जो रेंज है, जो आउटपुट है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, नेगेटिव नहीं आता। यहां पर इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव होता है और रेंज कुछ भी हो सकता है, इसका ऊपर पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। आई होप थोड़ा आपने फंक्शंस पढ़े होंगे क्लास 11th में, नहीं पढ़े हैं तो अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए बेसिक ग्राफ याद रखो। ये log x का आ गया, नेचुरल लॉग का, और ये आपका e का पावर x का ग्राफ, ठीक है। तो ये था बच्चे पूरा बेसिक्स ऑफ ऑल द कर्व्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं टर्म 2 में कोई भी ग्राफ, कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, क्योंकि इसी में से आना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला। आपको साइन इनवर्स का नहीं मिलेगा, वो वैसे डिलीट है टर्म 2 के लिए, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और साथ में हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो। सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यू हैव अ फंक्शन, राइट, दिस इज फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन है भाई ये सर्कल भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये अपना एलिप्स हो सकता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो सकती है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके साथ कोई और भी कर्व रहेगा। यहां पर फिलहाल इन जनरल मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। दीज आर द टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। और साथ में मैं बोल रहा हूं x एक्सिस, 1 2 3 4, दीज आर द 4 कर्व्स। और इन्होंने मिलकर एक एरिया बाउंड कर दिया है, वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो इन जनरल मैं बताता हूं कि वो एरिया कैसे फाइंड होता है।
देखो यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको हमेशा बनानी, राइट। फिलहाल ए बी को पॉजिटिव मानते हुए और ये मानते हुए कि हमारा बी बड़ा है यहां पर, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू ए और ये वाली लाइन आपकी x इक्वल टू बी। तो ये दोनों लाइंस मैंने फटाक से ड्रॉ कर दी। हो सकता है एक हो x इक्वल टू 2 और दूसरी हो x इज इक्वल टू 5। तो इन जनरल a एंड b हमने ले लिया, दोनों लाइंस बना दी। अब आपको साथ में एक फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है। कौन सा ग्राफ है, ये क्या कर्व है हमें नहीं पता, तो इन जनरल लाइक हम उसको ऐसे समझ लेते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो ये वाला फंक्शन, दो लाइंस और x एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉन है। अब इन चारों ने मिलकर आपका ये एरिया बाउंड कर दिया, जिसको मैं हल्का हल्का ये शेड कर रहा हूं। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। क्या ये कोई रेगुलर फिगर है? नो, इट इज नॉट अ रेगुलर फिगर। एक इरेगुलर शेप है, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ही कोई रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है ना, इरेगुलर टाइप है। तो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था तब भी बताया था, फिर से बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि इरेगुलर फिगर को आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हो। किस में डिवाइड करते हो? छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना देते हो, और जिन सब की जो विड्थ है वो सेम होती है। हाइट डिफरेंट हो सकती है, फिलहाल विड्थ हम उसको सेम रखते हैं। ये विड्थ ये सेम रखनी, ठीक है। तो जितने भी आप यहां पे रेक्टेंगल्स बनाते हो उन सबका आपने इंडिविजुअल एरिया निकालना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ अप्लाई करके फिर उनको सम अप कर देना होता है, तो एरिया आ जाता है। लिमिट ऑफ सम्स का एक टॉपिक है, उसमें भी ये थ्योरम आप सीखते हो। फिलहाल यहां पर उतना डिटेल में हमने नहीं जाना है। अब इन शॉर्ट ऐसा समझें कि यहां पर इस एरिया में जो आप रेक्टेंगल स्ट्रिप्स बना रहे हो, ये आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स वर्टिकल बना रहे हो या हॉरिजेंटल बना रहे हो, दो तरह से बन सकती हैं। तो यहां पर अभी जो मैं केस ले रहा हूं, ये सारी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है मैंने वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई है, यानी जो इनकी विड्थ है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है। इनकी जो विड्थ है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, और इनकी जो हाइट है रेक्टेंगल्स की वो अलोंग वाई एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो मानो आपने कोई एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स पकड़ ली, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स पकड़ ली, ये आ गई, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स पकड़ ली। तो मैं बोलूं यार इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे सर लेंथ इनटू विड्थ। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलोगे? सर लेंथ इनटू विड्थ। मैं लिख लेता हूं इस रेक्टेंगल का एरिया, मैं यहां लिख रहा हूं सर जी लेंथ इनटू विड्थ। फिर मैं आपको पूछूं यार इस रेक्टेंगल की विड्थ बताओ, तो भाई ये इसकी जो विड्थ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस में इसका स्मॉल पार्ट हमने एक्स एक्सिस का लिया है, जिसको हम dx से लिखेंगे। हो गया। तो विड्थ इस रेक्टेंगल की क्या है? dx। एक्चुअली सभी रेक्टेंगल्स की विड्थ हमने अलोंग एक्स एक्सिस ली है, तो उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट दैट इज dx। विड्थ इज dx, राइट। फिर मैं बोलूंगा यार इस रेक्टेंगल की हाइट बताओ, इस रेक्टेंगल की हाइट बताओ। भाई इसकी जो हाइट है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जाके किसको टच कर रही है? सर हमारे कर्व को टच कर रही है, हमारे कर्व को टच कर रही है। तो किसी भी कर्व के ऊपर जो जनरल पॉइंट होता है वो क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। जनरल पॉइंट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। तो भाई अगर इस पॉइंट को मैं जनरल पॉइंट मान लेता हूं x, y, तो मैं बोलूं यार ये वाली हाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ होगा? आप ओरिजिन से चले होंगे यहां पर x यूनिट और ऊपर कितना गए होंगे? y यूनिट, तो ऐसे तो बनता है पॉइंट। तो भाई इस रेक्टेंगल की जो हाइट है, जो लेंथ है वो क्या है? सर जी y, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, जो कर्व के ऊपर बैठा हुआ, यानी इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट इज y। तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज y इंटू dx, y इंटू dx। y कहां से लेना है? इस कर्व का जो y होगा, जो कि यहां पर कौन है? f ऑफ x। y का वैल्यू क्या है? f ऑफ x। तो अब मैं इस y को ये भी तो लिख सकता हूं सर f ऑफ x। आधा समझ? तो यानी जितने भी कर्व्स आपको दिए होंगे, अगर आप वर्टिकली एरिया देख रहे हो तो आपने उस कर्व का y निकालना है, जो कि x की टर्म में निकलेगा। फिलहाल इन जनरल हमने उसको f ऑफ x लिया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल का है, लेकिन आपको एक रेक्टेंगल का एरिया थोड़े ना निकालना है, आपको तो सभी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इन शॉर्ट आप ये समझो ये रेक्टेंगल की लिमिट्स क्या हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए उनकी लिमिट्स क्या हैं। लिमिट्स बोले तो ये कौन से फर्स्ट वर्टिकल लाइन टू एंड किस वर्टिकल लाइन पे हो रहा है एरिया,
तो भाई इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है। बच्चे ये दो वर्टिकल आपके पास लाइंस हैं, आपको इनका एक्स कोऑर्डिनेट बस लेना होता है। जैसे ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट तो हमें पता है यार, ये a,0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है सर जी, b,0। तो ये वर्टिकल लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस पूरे एरिया की लिमिट्स बन जाएंगी, यानी a to b के बीच में आपको एरिया निकालना है। अब क्योंकि सभी रेक्टेंगल्स को प्लस करना है, अब वो प्लस यानी सम का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। यानी ये वाला जो आपने एरिया लिखा हुआ है एक रेक्टेंगल का, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी सम अप कर रहे हो। सम अप कर रहे हो वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, तो आप कर रहे हो a to b, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये जो इन जनरल मैंने एरिया बना रखा है, इन जनरल जो मैंने एरिया बना रखा है, इट इज फ्रॉम a to b इंटीग्रेशन ऑफ f of x into dx, यहां मैंने लिखा भी है a to b f of x। तो भाई ये वाला आपको एरिया, ये इसको इंटीग्रेट करके जो भी मिलेगा वो इस पूरे रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो बच्चे ये हो गया आपका एक केस, ठीक है। इस केस में क्या है, हमने जो अपना एरिया फाइंड किया वो एबव एक्स एक्सिस है, यानी पॉजिटिव रीजन में। तो भाई वो जो शेडेड रीजन है हमारा बाउंडेड एरिया, वो बिलो एक्स एक्सिस भी तो आ सकता है। लेट अस सपोज इसका जो ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है, इट इज लाइक दिस, ध्यान से समझें, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दी, राइट। और इसका जब आपने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, बिलो एक्स एक्सिस है। और भाई ये दो वर्टिकल लाइन आपके पास आ गई, और एक्स एक्सिस ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा है, तो आपका एरिया इतना आ गया, ये आ रहा एरिया। इसको करने का प्रोसेस भी सेम है, इसका जो एरिया बिल्कुल सेम आएगा। अभी जैसे आपने फाइंड किया, आपको इंटीग्रेशन करना है इस कर्व को, जिसने एरिया बाउंड किया, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है अंडर द लिमिट a to b। ये वर्टिकल जो लाइंस हैं, ठीक है, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना यार, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है, एंड टू एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन बना दीजिए। उन वर्टिकल लाइन का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ही रहता है वर्टिकल लाइन का, बस वो आपकी लिमिट्स बन जाती हैं उस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। तो लिमिट हमारी हो गई a to b, और आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, f of x को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। लिखा हमने लेंथ इनटू विड्थ थी, वो पूरा मैंने आपको अभी समझा दिया। भाई इस रीजन का एरिया भी यही है, बट जब आप इसका एरिया निकालोगे आंसर माइनस में आएगा। एंड यू नो द एरिया इज नॉट नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका एरिया बाउंडेड एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, यानी नेगेटिव रीजन में है, यार इस पूरे पार्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू में रखो, मॉड में रखो, ठीक है। या फिर आप मॉड मत रखो, आप एरिया निकालो, माइनस में आंसर आएगा। एंड में लिखो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उस क्वांटिटी को प्लस में लिख के आना, माइनस में एरिया निकाल के मत आना। या फिर आप स्टार्टिंग में इसको मॉड में लेके चल सकते हो, ओके डियर। तो ये आपका सेकंड केस आ गया। अब देखिए इसका थर्ड केस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सिंगल कर्व ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सिंगल कर्व भी होगा यार, यहां पे दो कर्व्स भी तो हो सकते हैं, दो कर्व्स भी हो सकते हैं। वैसे सीबीएसई ने बोला कि टर्म 2 के लिए आपको इस चैप्टर में सिंपल कर्व्स ही आएंगे, ठीक है, नॉट मोर देन 1। लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना, हमने 2 कर्व्स के केस भी कर लेने। तो भाई हम एक कर्व और ले लेते हैं यहां पर, लेट दिस इज g ऑफ x, इसको y1 ले लेता हूं, अब इसको y2 ले लेता हूं। तो मेरे बच्चे ये हमारी वर्टिकल लाइंस आ गई, f ऑफ x ये मेरा पहला कर्व आ गया, g ऑफ x मानो ये दूसरा कर्व आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो डिफरेंट कर्व्स हो। ये मेरा y1 इज इक्वल टू f ऑफ x और ये y2 इक्वल टू g ऑफ x, दीज आर द 2 कर्व्स एंड वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है। अब यहां पर x एक्सिस का कोई रोल नहीं, क्योंकि एरिया जो बाउंड हुआ है बिटवीन दीज 2 कर्व्स एंड दीज 2 वर्टिकल लाइन, जो एरिया आपका बाउंड हुआ वो एबव एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि ये एरिया अब आपको नहीं चाहिए। अगर आपको ये एरिया चाहिए, आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अगर आपको ये पूरा एरिया चाहिए तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर आपको इतना एरिया चाहिए तो, समझ रहे मेरी बात, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको इस कर्व के नीचे वाला एरिया चाहिए विद एक्स एक्सिस, तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। अगर आपको ये शेडेड और ये अनशेडेड दोनों चाहिए, तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना एरिया ले रहा है वो एरिया आ जाता है। लेकिन अगर आपको इतना एरिया चाहिए तो फिर क्या करना है यार, इस फंक्शन और इस फंक्शन के अंडर जो एरिया आ रहा है, दोनों एरिया को निकाल के माइनस कर दो। लेकिन सेपरेट निकालना इज अ लेंथी प्रोसेस, तो हम यहां पर आपको क्या सिखाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बताने वाले। आपको सिंपल लिखना है, हमारा जो एरिया है, लिमिट्स मैंने आपको बता दी,
एक्सट्रीम जो वर्टिकल लाइंस है उनका एक्स कोऑर्डिनेट पकड़िए, पॉइंट बनाने के बाद आप देख पाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। तो लिमिट्स इसकी आ गई ए टू बी। बहुत से बच्चों को लिमिट्स निकालने में प्रॉब्लम आती है। जब हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिट्स कैसे निकालनी है जल्दी से। तो फिलहाल यहां पर लिमिट है मेरी ए टू बी और आपको यहां पर लिखना है y1 माइनस y2। नाउ व्हाट इज y1? सर जी अपर कर्व का y एंड y2 सर लोअर कर्व का y। यानी सिंपल सी बात है, जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स होगा, यानी जो आपका एरिया है वो एक्स एक्सिस से ऊपर उठा हुआ है या एक्स एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका एरिया हमेशा आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसको मैं वापस लिख रहा हूं, इट इज लाइक दिस, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, और इसको दोनों को माइनस यहां पे करके सिंप्लीफाई करके जो भी टर्म बनेगी उसको इंटीग्रेट करना है। अलग अलग मत करना, फिर माइनस करोगे तो टाइम लग जाएगा। इनको माइनस करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन इंटीग्रेट। दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द लिमिट्स इज ए टू बी। याद क्या रखने वाली बात है, अपर कर्व को पहले लिखना है, जो ऊपर कर्व है उसको पहले लिखना है, जो नीचे कर्व है उसको बाद में लिखना है। अब यही केस ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला एरिया नीचे आ जाए, बिलो एक्स एक्सिस आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, यहां जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू कर्व्स, दीज आर द टू कर्व्स, या आपने वर्टिकल ये एरिया आपको फाइंड करना है, दिस एरिया। अब यहां पर ऐसे मत करना कि मैंने बोला सर ऊपर वाला कर्व आपको पहले लिखना है, यहां नेगेटिव साइड में आ गया, रिवर्स हो गया काम। अब आपने इस कर्व को पहले लिखना है, दिस कर्व, और फिर बाद में ये दूसरा वाला कर्व लिखना है। याद रखिएगा यहां पर अपर कर्व ये बिहेव कर रहा है। लेट अस सपोज ये वाला फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये वाला हमारा y2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस पार्ट की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस पार्ट का एरिया कितना होगा सर जी, ये वाला आएगा एफ ऑफ एक्स पहले और दूसरा आएगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। और इंटीग्रेशन ए टू बी ही चल रही है, ये पॉइंट आपका a,0 है और ये पॉइंट आपका b,0 है। इज इट क्लियर? कुछ बच्चे गलत करते हैं, लिमिट्स गलत ले लेते हैं। इस कर्व को पहले ले लेंगे, क्यों? टीचर ने बोला अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अरे बोला टीचर ने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बट यहां पे देखो ना, ये पॉजिटिव रीजन के लिए समझाया जा रहा है, लेकिन जब नेगेटिव रीजन में आपका एरिया आ गया तो अपर कर्व आप इसको बोलेंगे। याद रखिएगा, और इनको माइनस कर दीजिए और पूरा आपने इसको मॉड में रखना है, दैट्स ऑल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हो गया आपका सेकंड कर्व, सेकंड केस। सिंपल कर्व्स बता दिए दोनों केस, सेकंड केस के दोनों आपको बता दिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक केस और होता है कि लूप बन जाते हैं यहां पर। ठीक है, दो डिफरेंट लूप्स बन जाते हैं, उसमें भी कई बार हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि लिमिट्स थ्रू आउट नहीं चलानी होती, हमारी लिमिट्स ब्रेक हो जाती। क्या मतलब है इस चीज का? देखो, लेट अस सपोज आपका एक कर्व इस तरह से और दूसरा कर्व कुछ इस तरह से, ये एरिया बाउंड हो गया। ठीक है, एंड दीज आर द टू वर्टिकल लाइंस, 1 एंड दिस इज 2, दिस इज ओरिजिन, और आपको एरिया फाइंड करना है बिटवीन दीज टू कर्व्स अंडर दीज वर्टिकल लाइंस, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पे ये वर्टिकल लाइन की चलो आपको लिमिट्स पता चल गई, दिस इज a,0 और ये वर्टिकल लाइन का भी पता चल गया, इट इज b,0। तो आप बोलोगे आप इंटीग्रेट कर दोगे यहां से लेकर यहां तक, यानी a टू b के बीच में आप इंटीग्रेट कर दोगे किसी एक कर्व को, वो गलत हो जाएगा। यहां पर दो डिफरेंट लूप्स बन गए हैं, यहां पर इस पॉइंट पे भी यू कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। ये वाले पार्ट का एरिया अलग से निकलेगा, ये वाले पार्ट का एरिया अलग से निकलेगा, फिर उनको प्लस करना है। ठीक है, और इस पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, जो अभी सिखा रहा हूं बिटवीन टू कर्व्स। इस पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं बिटवीन टू कर्व्स, आपको जो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मानो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन है मेरा जी ऑफ एक्स। ऊपर वाला मेरा एफ ऑफ एक्स है इस पार्ट में और इधर वाला ये जी ऑफ एक्स है। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट, इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी, a टू दिस पॉइंट, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, फिलहाल इसको हम मान लेते हैं k,0, तो a टू k आएगा। इस पार्ट का एरिया आ गया, इस लूप का एरिया आ गया, फिर आपको इस लूप का एरिया निकालना है। अब इस लूप का एरिया आएगा आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, प्लस ये टोटल कर रहा हूं इसको, फिर प्लस करना है ये वाला लूप, तो आएगा k से लेकर b तक, k से लेकर b तक। अब यहां पर अपर कर्व कौन बन चुका है, ये नोटिस करें, यहां पर अपर कर्व कौन बन चुका है सर, जी ऑफ एक्स बन चुका है, तो यहां पे लिखना आपने जी ऑफ एक्स। और लोअर कर्व क्या बन चुका है, देखो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये लोअर कर्व बन चुका है, तो यहां पर लिखना आपने एफ ऑफ एक्स, दैट्स ऑल। तो यहां पर ऐसे केस भी आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में।
ठीक है बच्चे, तो सफिशिएंट है इतने ही केस, बाकी अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चे आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा बेसिक मैंने पढ़ा दिया। इसके नोट्स बना लो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं। और नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं और कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, एक मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को निपटा रहे होंगे। लेकिन यू मस्ट नो व्हाट इज सर्कल, एलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, एवरीथिंग। तो इस लेक्चर के सारे नोट्स बना लो, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहो। चैप्टर आपका 2-3 लेक्चर में निपट जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।